हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रो प्रेप चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका टॉपिक है डीसी सर्किट्स। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि डीसी सर्किट क्या होता है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टर्स को जब हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो वो किस तरह से बिहेव करता है और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि रेजिस्टर्स को जब पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तब उस किस तरह से बिहेव करता है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसमें सब जो टॉपिक है वो। उसके बाद हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, केसीएल और केवीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे कि जब सेल्स को या बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो किस तरह से काम करता है और सेल्स को जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो वो किस तरह से काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है व्हाट इज डीसी सर्किट। तो डीसी सर्किट को समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि डीसी क्या होता है। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। ठीक, ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया। अब डायरेक्ट करंट क्या होता है? वह करंट जो किसी समय में केवल एक ही दिशा में फ्लो होता है या किसी सर्किट में केवल एक ही दिशा में फ्लो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट। इसका जो दिशा है, डायरेक्शन है, वो क्या होता है? चेंज नहीं होता है। इसके अलावा जनरली इसका जो मैग्नीट्यूड है यानी इसका जो वैल्यू है वो भी चेंज नहीं होता है। डीसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कैसे इसका ग्राफ बनाते हैं? स्ट्रेट लाइन। ये जो केस है वो आइडियल केस है। आइडियल केस का मतलब क्या है कि उसमें कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। ठीक, कोई भी ड्रॉप नहीं हो रहा है, कोई भी डीके नहीं हो रहा है। उस केस में हम लोग डीसी का जो ग्राफ बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? इस तरह से। ये हो गया डीसी करंट या फिर वोल्टेज का ग्राफ। ठीक, इसमें अगर हम लोग प्रैक्टिकल डीसी का ग्राफ बनाएं, प्रैक्टिकल डीसी का ग्राफ का मतलब क्या है? कोई भी जो सोर्स होता है, सोर्स यानी स्रोत, वो क्या होता है? या तो प्रैक्टिकल हो सकता है या तो आइडियल हो सकता है। ये जो हम लोग बनाए हैं वो क्या है? आइडियल। आइडियल मतलब जिसमें किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होती। लेकिन जो हम लोग वास्तविक दुनिया में यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रैक्टिकल। अब मान लो कि कोई बैटरी है, अगर उस बैटरी को हम लोग यूं ही छोड़ दें या उस बैटरी को हम लोग यूज करें तो जितना उसका वोल्टेज मिलना चाहिए हम लोगों को सर्किट में उतना नहीं मिलता है। या उसको नॉर्मली छोड़ दें तो क्या होगा? वो धीरे धीरे उसका वोल्टेज डाउन होने लगता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रैक्टिकल सोर्स। ये क्या है? प्रैक्टिकल है और ये क्या है? आइडियल है। तो डायरेक्ट करंट का मतलब क्या होता है? ऐसा करंट जो केवल एक ही दिशा में फ्लो होता है। अब डीसी सर्किट क्या होगा? ऐसा सर्किट जिसमें करंट जो है वो केवल एक ही दिशा में फ्लो हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डीसी सर्किट। डीसी सर्किट का सबसे बेसिक एग्जांपल ये है कि एक ईएमएफ सोर्स, बैटरी को हम लोग एक रेजिस्टर, सिंपल रेजिस्टर से कनेक्ट कर दिए हैं। इस केस में क्या होगा? जो करंट होगा वो ई से आर की ओर, अगर हम लोग नेमिंग करें तो ए बी सी डी, तो करंट कैसे फ्लो होगा? ए बी सी और डी, डी से वापस ई तक। मतलब ईएमएफ से स्टार्ट होगा और फिर फ्लो होके वापस ईएमएफ तक आएगा। तो इसमें क्या हो रहा है? करंट जो है वो केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीसी सर्किट। ठीक, समझ में आ गया? नेक्स्ट है, डीसी सर्किट में आप लोगों को जितना भी दिखेगा सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस दिखेगा। ठीक, डीसी सर्किट क्या होता है? रेजिस्टर सर्किट होता है। रेजिस्टर सर्किट क्यों होता है? क्योंकि बाकी जो दो पैसिव एलिमेंट है, पैसिव एलिमेंट तीन प्रकार के होते हैं, आर, एल और सी। ये तीनों क्या है? पैसिव एलिमेंट्स। पैसिव एलिमेंट्स का मतलब क्या है? ये किसी भी प्रकार की एनर्जी उत्पन्न नहीं करते। या तो एनर्जी खाते हैं या तो स्टोर करते हैं, किसी भी प्रकार से एनर्जी उत्पन्न नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इन लोगों को?
पैसिव एलिमेंट्स। इसी के विपरीत क्या होता है? एक्टिव एलिमेंट्स। एक्टिव एलिमेंट्स क्या होंगे फिर? एक्टिव एलिमेंट्स वो होंगे जो क्या करेंगे? एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव एलिमेंट। जैसे कि सेल हो गया या बैटरी हो गया। इसके अलावा ट्रांजिस्टर की सर्किट्स हैं, वो भी क्या करते हैं? हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उन लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव सर्किट्स, एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक। तो डीसी है वो किसके लिए मेनली काम करता है? रजिस्टर के लिए। डीसी में इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का कोई काम नहीं होता, क्योंकि डीसी में इंडक्टर और कैपेसिटर काम नहीं कर पाते हैं। ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का क्या था? रेजिस्टेंस इन सीरीज। नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टेंस इन सीरीज। यदि किसी सर्किट में n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स को लाइन से जोड़ दिया जाए और उनमें जो फ्लो होने वाला करंट है वो सेम हो, यानी तीनों रेजिस्टर्स हैं या जितने भी रेजिस्टर्स हैं उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है अगर वो सेम है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कि वो जो रेजिस्टर्स हैं वो सीरीज में कनेक्टेड हैं। ठीक है, समझ में आ गया? कोई भी रजिस्टर जब सीरीज में कनेक्टेड रहेगा तो उसका जो करंट रहेगा तीनों का क्या रहेगा? सेम रहेगा, तीनों से सेम करंट फ्लो होगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया? अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें कोई भी डिवीजन नहीं होना चाहिए करंट का। ठीक, कहीं पर भी क्या होना चाहिए? डिवीजन नहीं होना चाहिए। मान लो इस सर्किट को रीड्रॉ करके हम लोग ऐसा बना देते हैं। ठीक, अब इसमें क्या हो रहा है? R1, R2, R3, R4। इसमें क्या हो रहा है? करंट यहाँ से आ रहा है आई, वो यहाँ पे जाके क्या हो रहा है? दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, I2 और I3 में। ठीक, तो इस ओवरऑल सर्किट को हम लोग सीरीज सर्किट नहीं बोल सकते। हालांकि सॉल्व करने के बाद ये बाद में सीरीज सर्किट बन जाएगा, लेकिन अब वर्तमान में क्या है? ये प्योर सीरीज सर्किट नहीं है। प्योर सीरीज सर्किट कैसा रहता है? ऐसा रहता है। ठीक है, समझ में आ गया? सीरीज सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है, ठीक, वो क्या होता है? जितने भी रजिस्टर सीरीज में रहते हैं उनके योग के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है? कि ये एक सर्किट है, उसको हम लोग एक सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक, इसमें क्या है? टोटल तीन तो रजिस्टर लगा हुआ है। इन तीनों रजिस्टर को हम लोग आपस में कुछ कैलकुलेशंस करके एक रजिस्टर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि जो कैलकुलेशंस हैं वो क्या हो सके? आसान हो सके। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? जितने भी रजिस्टर रहते हैं उसको एक करने की कोशिश करते हैं। तो सीरीज सर्किट में क्या होता है? जब हम लोग इन तीनों रजिस्टर्स को रिप्लेस करेंगे तो जो टोटल रेजिस्टेंस मिलेगा वो क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी प्रकार चाहे जितने भी रजिस्टर सीरीज में हो जाए, सभी का टोटल क्या होगा? प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन। ठीक, समझ में आ गया यहाँ तक? अब इसमें ध्यान देने वाली जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि द रेजिस्टेंस द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सीरीज सर्किट इज। क्वेश्चन आता है टोटल और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इक्विवेलेंट। टोटल और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज सर्किट इज। पहला आएगा मोर देन लार्जेस्ट रजिस्टर इन सीरीज। दूसरा बोलेगा लेस देन स्मॉलेस्ट रजिस्टर इन सीरीज। तीसरा बोलेगा मोर देन लोएस्ट रजिस्टर इन सीरीज। और चौथा क्या बोलेगा? लेस देन
लोएस्ट रजिस्टर इन सीरीज। ठीक, ये क्वेश्चन देगा और पूछेगा, ये क्वेश्चन का मतलब समझते हैं कि जो टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा किसी भी सीरीज सर्किट का वो कितना होगा। तो इसमें बोल रहा है कि मोर देन लार्जेस्ट रेजिस्टेंस इन द सीरीज, सीरीज में जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा उससे ज़्यादा होगा। लेस देन स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस इन द सीरीज, सीरीज में जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा उससे कम होगा। और बोल रहे हैं मोर देन लोएस्ट रजिस्टर इन द सीरीज, सीरीज में जो सबसे कम रजिस्टर रहेगा उससे ज़्यादा होगा, या फिर सीरीज में जो सबसे कम रजिस्टर है उससे कम होगा। तो सीरीज सर्किट में क्या होता है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो लार्जेस्ट रजिस्टर से ज़्यादा होता है। वो क्या होता है, वो लार्जेस्ट रजिस्टर से ज़्यादा होता है। ठीक, अब सिंपल सी बात है, इसमें हम लोग सबको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। मान लो इसका वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू 5 है, 3 है और इसका वैल्यू 8 है, तो टोटल निकलेगा आर टी, कितना निकलेगा, 2 + 3 + 8, 8 3 11, 11 और 2 13। ठीक, तो इसका वैल्यू कितना हुआ, लार्जेस्ट रजिस्टर से ज़्यादा, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट आता है रजिस्टर इन पैरेलल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रजिस्टर इन पैरेलल। तो पैरेलल का मतलब क्या होता है, जब किसी सर्किट में रेजिस्टेंस क्या होता है, डिवाइड होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी, किसी सर्किट में करंट डिवाइड होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल सर्किट, R1 R2 R3। ठीक, इसमें क्या होगा, जो भी करंट आएगा वो जितने ब्रांच रहेंगे उतने ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा, I1 I2 I3। और ये जो करंट की वैल्यू है वो उस ब्रांच के रजिस्टर पर डिपेंड करेगी। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उस ब्रांच का करंट क्या होगा, उतना कम होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। पैरेलल सर्किट में क्या होता है, रेजिस्टेंस, किसी भी सर्किट का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा करंट क्या होगा उतना ही कम होगा। ठीक, जैसे सीरीज में हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले थे वैसे ही इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं या टोटल रेजिस्टेंस, यानी जो तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में है उसको अगर हम लोग एक करके बनाना चाहें तो क्या बनेगा, आर टी। आर टी और इन तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो आर टी क्या होता है पैरेलल सर्किट में, 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, पैरेलल का फॉर्मूला क्या है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए देखते हैं कि दो रेजिस्टर्स को जब पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तब क्या होता है और क्या क्या फॉर्मूला हम लोगों को मिलता है। माना कि दो रेजिस्टेंस है R1 और R2, दोनों को एक बैटरी सोर्स E के साथ कनेक्ट किया गया है। R1 और R2 आपस में पैरेलल है। अब इसमें जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, I होगा। जो करंट यहाँ से आकर दो भाग में बंट जाएगा, पहला करंट होगा I1, दूसरा करंट होगा I2। नाउ दोनों का जो टोटल रेजिस्टेंस निकालेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा, वो कितना होगा, 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। सॉल्व करें अगर इसको हम लोग, 1/RT इज इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा R1 प्लस R2, नीचे आएगा R1 इंटू R2। या आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। तो R टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। इस फॉर्मूला को याद कर लो आप लोग। कभी भी दो रेजिस्टर को आपस में अगर पैरेलल में कनेक्ट किया गया है और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने बोल रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल प्रोडक्ट बाई सम, ये याद कीजिए आप, प्रोडक्ट बाई सम या फिर गुणा बटे योग। ठीक है, हिंदी में अगर याद करना है तो गुणा बटे योग या फिर प्रोडक्ट बाई सम, यानी जो दो रेजिस्टर रहेगा उसका प्रोडक्ट करेंगे ऊपर में और नीचे क्या करेंगे, दोनों का सम। एग्जाम्पल लेते हैं,
कि मान लो एक रेजिस्टेंस है 4 का और दूसरा रेजिस्टेंस है 6 का। हम लोगों को बोल रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा बताओ। तो आर टोटल कितना हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट यानी 4 गुणित 6 बटे दोनों का सम, मतलब 4 प्लस 6 कितना हो गया, 6 चौक 24 बटे 10 यानी कितना आया 2.4 ओम। आर टोटल कितना आया 2.4 ओम। ठीक, इस फार्मूला को क्यों याद करने बोल रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जगह हम लोग जब भी क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करेंगे तो 2 रजिस्टर वाले क्वेश्चन ही ज़्यादा आते हैं। ठीक, अब इसी से एक रूल मिलता है हम लोगों को। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, करंट यहाँ से आके दो भाग में डिवाइड हो रहा है। मान लो ये आई है तो यहाँ से दो भाग में डिवाइड होता है, I1 और I2। तो जो करंट डिवाइड हो रहा है उसका वैल्यू, I1 का वैल्यू कितना होगा और I2 का वैल्यू कितना होगा उसको जानने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, करंट डिवीजन रूल। क्या लगाते हैं, करंट डिवीजन रूल। तो दो ब्रांच के लिए जो करंट डिवीजन रूल है वो क्या होगा, यदि I1 फाइंड करना है तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 यानी टोटल करंट इंटू अपोजिट बाई सम। इसको याद कर लो, ये बहुत काम का है। ठीक, कभी भी पैरेलल ब्रांच में करंट निकालना रहेगा तो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, जो करंट निकालना है I1 इज इक्वल टू टोटल करंट, टोटल करंट जितना उस ब्रांच में आ रहा है वो इंटू अपोजिट, यानी जिसका निकाल रहे हैं। अगर I1 का निकाल रहे हैं तो उसका अपोजिट ब्रांच कौन सा होगा, I2 वाला होगा यानी 6, तो अपोजिट डिवाइडेड बाई सम। इस केस में अगर हम लोग निकालना चाहें, मान लो I कितना है 10 एम्पियर है, मान लेते हैं I यदि 10 एम्पियर है तो I1 कितना होगा, I1 हो जाएगा टोटल करेंट इंटू अपोजिट बाई सम। 4 प्लस 6 टोटल कितना आ जाएगा 6 एम्पियर। उसी प्रकार से यदि हम लोग I2 फाइंड करेंगे तो I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल करंट इंटू अपोजिट, यानी कितना हो गया यहाँ पर अब 4 हो गया। ठीक, I2 निकाल रहे हैं, I2 के लिए अपोजिट ब्रांच कौन सा है 4, I1 के लिए अपोजिट ब्रांच कौन सा है 6। तो I2 इज इक्वल टू टोटल करंट इंटू अपोजिट बाई सम, कितना आ जाएगा ये 4 एम्पियर। ये कितना आया था 6 एम्पियर। समझ में आया। सिमिलरली यदि किसी सीरीज सर्किट में n नंबर ऑफ रजिस्टर, मान लो R1 R2 और R3 है, जो सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है। पैरेलल में जिस प्रकार से क्या हो रहा था, करंट डिवाइड हो रहा था, सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है। वोल्टेज डिवाइड होने का मतलब क्या है, जितना वोल्टेज ये बैटरी सप्लाई कर रहा है उतना ही वोल्टेज क्या होगा टोटल इन तीनों ब्रांच में मिलकर, इन तीनों ब्रांच में मिलकर उतना ही वोल्टेज होगा, यानी E इज इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक, समझ में आ गया। पहली बात तो ये, वहां पर क्या था, टोटल करंट इज इक्वल टू क्या था, I1 प्लस I2। ठीक, एक करंट था वो दो भाग में बट रहा था, तो टोटल करंट कितना आ रहा था I1 प्लस I2। यहाँ पर जो वोल्टेज हम लोग अप्लाई किए हैं वो तीन रजिस्टर लगाए हैं तो तीन भाग में बट रहे हैं, R1 R2 और R3 में। तो उसका जो टोटल वोल्टेज है वो किसके बराबर हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हम लोगों को क्वेश्चन पूछता है कि किसी एक रजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा या कितना वोल्टेज आएगा, उसको फाइंड आउट करो। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लो हम लोगों को निकालने बोला V1, तो V1 इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल वोल्टेज इंटू सेम बाई सम, टोटल इंटू सेम बाई सम। इसको याद रखना, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है, टोटल इंटू सेम बाई सम। टोटल वोल्टेज कितना है यहाँ पर, V1 निकालना चाहे तो टोटल वोल्टेज है E इंटू सेम, सेम मतलब जिस ब्रांच का वोल्टेज निकाल रहे हैं, जैसे V1 निकाल रहे हैं तो R1 हो गया,
तो सेम मतलब R1 डिवाइडेड बाई सम मतलब क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, V2 अगर निकालेंगे हम लोग तो क्या होगा, टोटल इंटू सेम। V2 निकाल रहे हैं तो क्या आएगा, R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको याद रखो आप लोग। ठीक, जिस भी ब्रांच का वोल्टेज निकाल रहे हैं तो टोटल इंटू सेम बाई सम, और करंट में क्या होता है, टोटल इंटू अपोजिट बाई सम। सिमिलरली V3 यहाँ पर क्या हो जाएगा वो आप लोग समझ गए होंगे, है ना, R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, समझ में आ गया ये। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज डिवीजन रूल। क्या बोलते हैं, वोल्टेज डिवीजन रूल। अगर ये 3 रेजिस्टेंस की जगह 2 रेजिस्टेंस होता तो क्या हो जाता है, सिर्फ R1 प्लस R2 और R1 प्लस R2 हो जाता है, सिंपल। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब जिस प्रकार सीरीज में क्या होता है, करंट सेम रहता है। ठीक है, सीरीज सर्किट में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी जितना भी एलिमेंट लगा लें सबके थ्रू क्या होता है, सेम करंट फ्लो होता है। ठीक उसी प्रकार पैरेलल सर्किट में क्या होता है, जितना भी पैरेलल सर्किट रहेगा सबके क्रॉस जो वोल्टेज रहता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, जितना भी पैरेलल सर्किट रहेगा सबका जो वोल्टेज रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। हमारे घर में जो कनेक्शन आता है वो क्या रहता है, पैरेलल में कनेक्ट रहता है। क्यों पैरेलल में कनेक्ट रहता है, ताकि सब का जो वोल्टेज है हम लोगों को क्या मिले, समान मिले। अब पैरेलल में कनेक्ट करने से क्या क्या बेनिफिट मिलता है हम लोगों को, सबसे पहले तो ये मिलता है कि हर एक सर्किट जो है वो दूसरे सर्किट से इंडिपेंडेंट हो जाता है। मान लो यहाँ पर जो सर्किट है, यहाँ पर जो सर्किट है इसमें जो भी लोड लगा हुआ है, कोई भी लोड हो सकता है, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, कुछ भी। अगर इस मशीन में इस एलिमेंट में फॉल्ट आता है कुछ, ठीक, इसमें कुछ हो गया, मान लो एक कट गया, तो क्या होगा, सिर्फ ये ब्रांच इफेक्ट होगा, इससे दूसरे जो इक्विपमेंट है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो घर में जैसे हम लोग कुछ इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं और मान लो वो ख़राब हो जाता है, जैसे पंखा चला रहे हैं, पंखा ख़राब हो गया, तो एक पंखा ख़राब होने से बाकी के सर्किट पर क्या होता है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इससे क्या बेनिफिट मिला, पहला कि इंडिपेंडेंट रहता है, सभी जितना भी एलिमेंट हम लोग लगाते हैं सब क्या रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है। दूसरा क्या हो रहा है, सब जितना भी हम लोग मशीन लगा रहे हैं वो एक दूसरे से क्या रहते हैं, मतलब सबका जो क्या रहता है, करंट रेटिंग अलग अलग रहता है। ठीक, मान लो मैं यहाँ पर क्या लगाया, फ्रिज लगा दिया, ठीक, यहाँ पंखा लगा दिया, यहाँ एसी लगा दिया, और यहाँ पर और कुछ लगा दिया, मान लो वॉशिंग मशीन लगा दिया, फिर इधर और क्या है, बल्ब लगा दिए। ठीक, जितना भी इक्विपमेंट घर में कनेक्ट रहेगा वो सब क्या रहेगा, पैरेलल में कनेक्ट रहेगा। अब सबको पैरेलल में तो कनेक्ट कर दिए, अब जो फ्रिज है वो कितना करंट लेगा, वो तो अपना अलग करंट लेगा। पंखा जो है वो क्या रहेगा, फ्रिज से कम करंट लेगा। एसी क्या करेगा, पंखे से फ्रिज से ज़्यादा करंट लेगा। वॉशिंग मशीन क्या करेगा, अलग करंट लेगा। और बल्ब क्या करेगा, अलग करंट। यानी जितना भी डिवाइस है वो क्या है, सबका जो रेटिंग है वो क्या रहता है, अलग अलग। रेटिंग अलग अलग है, इसका मतलब क्या है, सबका जो पावर रेटिंग है और करंट रेटिंग है, पावर रेटिंग अलग अलग है, लेकिन सबका जो वोल्टेज रेटिंग है वो क्या रहता है, सेम रहता है। जितना भी उसमें रहेगा तो क्या लिखे रहेगा, 100 वाट 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज ऐसे लिखे रहेगा। ठीक, 500 वाट 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ठीक, 2000 वाट 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज, इस तरह से लिखे रहेगा। अब इसका मतलब क्या है कि कोई एक मशीन है जो 100 वाट एनर्जी कंज्यूम करता है, कोई 500 वाट कंज्यूम करता है, कोई 2000 वाट कंज्यूम करता है, लेकिन सबका जो वोल्टेज है वो क्या रहता है, सेम रहता है। यानी सभी को हम लोग क्या करते हैं, एक साथ लगा सकते हैं, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, सबका वोल्टेज समान होता है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ईएमएफ क्या होता है और टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है। ठीक, तो
ईएमएफ में बताया था, ईएमएफ क्या होता है, किसका होता है, जो सोर्स रहता है उसका क्या होता है, ईएमएफ होता है, ठीक, ई, और इसके आउटपुट में जो वोल्टेज मिलेगा यहाँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। ये दो टर्मिनल के बीच का वोल्टेज है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। और ये सोर्स का वोल्टेज है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ। यही जो ईएमएफ है वो सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। अब जो नॉर्मल ईएमएफ होता है, नॉर्मल सोर्स होता है, उसमें क्या होता है, इसके साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। कोई भी जो प्रैक्टिकल सोर्स रहेगा उसका क्या रहेगा, एक इंटरनल रेजिस्टेंस। आइडियल सोर्स में क्या रहता है बताया था, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं रहता है। ये जो आर रहेगा इंटरनल रेजिस्टेंस वो क्या रहेगा, जीरो। तो ये कौन सा केस है, प्रैक्टिकल केस, और ये कौन सा केस है, आइडियल केस, ठीक है। अब इस प्रैक्टिकल केस में अगर इन दो टर्मिनल्स के बीच में हम लोग एक रेजिस्टर लगा दें, अभी देखो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है क्योंकि ये क्या है, ओपन सर्किट है, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो जो टर्मिनल वोल्टेज हो किसके बराबर आएगा, ई के बराबर। दोनों वो जो वोल्टेज है वो क्या रहेगा, समान रहेगा। इस रेजिस्टर में कोई भी ड्रॉप नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर एक रेजिस्टर कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर क्या किया हम लोग, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए। तो जैसे ही रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे क्या होगा, सर्किट कंप्लीट हो गया, एक करंट फ्लो होने लगेगा इसमें, ठीक, जो कि करंट है आई। तो इस वोल्टेज के क्रॉस जो ड्रॉप होगा वो क्या हो गया, अब टर्मिनल वोल्टेज बन गया हम लोगों का, ठीक, टर्मिनल वोल्टेज बन गया। और ये जो करंट है वो कितना आएगा, आई इज इक्वल टू ई अपॉन टोटल आर। तो एक आर ये है और एक आर ये है, दोनों आपस में किस में कनेक्टेड हैं, सीरीज में कनेक्टेड है, क्योंकि सेम करंट फ्लो हो रहा है। तो कितना हो जाएगा, आर प्लस आर, ठीक, समझ में आ गया यहाँ तक। अगर हम लोग टर्मिनल वोल्टेज वी निकालना चाहें तो वी क्या हो जाएगा, या तो करंट इंटू आर, वी इज इक्वल टू आई आर होता है। आई कितना है, ई अपॉन आर प्लस आर इंटू आर, ये क्या हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा। या फिर हम लोग वोल्टेज डिवीजन भी लगा सकते हैं, तो भी क्या आएगा, सेम इक्वेशन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिक है अभी सॉल्व करने के लिए डीसी सर्किट को। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ जो है वो दो भाग में बटा हुआ है। किरचॉफ्स ने दो लॉ दिया, पहला है केसीएल, दूसरा है केवीएल। किरचॉफ्स करंट लॉ और दूसरा है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक। किरचॉफ्स करंट लॉ जो है वो कहता है कि किसी भी जंक्शन पर जो सम ऑफ करंट होगा, एल्जेब्रिक सम, किसी भी जंक्शन का मतलब क्या है, जहाँ पर 3 से ज़्यादा वायर आके जुड़ रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जंक्शन बोलेंगे, ठीक है। 3 या उससे अधिक वायर जहाँ पर भी आके जुड़ते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जंक्शन। ये हम लोगों का क्या बन गया, जंक्शन। तो किसी भी जंक्शन में जो एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट है, एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या होता है, इसमें हम लोग एडिशन करने के टाइम करंट की जो दिशा है उसको भी ध्यान में रखेंगे। यानी अगर जाने वाली दिशा को पॉजिटिव ले रहे हैं तो आने वाली दिशा को क्या करेंगे, निगेटिव लेंगे, ठीक। मान लो इसमें 4 करंट है, I1, I2, I3 और I4। तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बोलता है कि इस जंक्शन पर जितना करंट होगा, कौन कौन सा करंट है, मान लो इसमें जो आर है उसको प्लस मान लेते हैं, तो क्या क्या आ रहा है, I1 आ रहा है और I4 आ रहा है, ठीक। जा क्या रहा है, I2, जाने को माइनस ले लेते हैं तो माइनस I2 और माइनस I3। इनका जो एल्जेब्रिक सम होगा ऑलवेज कितना रहेगा, 0। कितना रहेगा, 0। अब इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि I1 प्लस I4 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। इन दोनों को उस साइड ले गए हम लोग, तो क्या मिला, I1 प्लस I2, यानी इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ठीक। यानी
किसी भी जंक्शन पर आने वाली धारा और जाने वाली धारा का जो मान रहता है वो क्या रहता है, बराबर रहता है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान में रखना है वो ये है कि KCL जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्यों डिपेंड करता है? क्योंकि चार्ज जो है वो एक ही जगह आके रुक नहीं सकता। ठीक है, तो जितना चार्ज इधर से आएगा उतना ही चार्ज को क्या होगा, जाना पड़ेगा। ठीक, जैसे यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं ना कि इनकमिंग करंट, तो इनकमिंग करंट का मतलब क्या है, इनकमिंग चार्ज इज इक्वल टू आउटगोइंग चार्ज। जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज क्या हो रहा है, जा रहा है। तो KCL किस पे डिपेंड करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसमें। दूसरा आता है KVL। अब KVL क्या बोलता है कि किसी भी क्लोज्ड लूप में, क्लोज्ड सर्किट में जो एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज होगा वो क्या रहेगा, शून्य। ठीक, ये हम लोग क्या बना लिए, एक सर्किट, इसका वोल्टेज E है, मान लो ये R1 R2 और R3 है, इससे करंट फ्लो होने लगा I। ये क्लोज लूप बन गया। ठीक है, क्लोज सर्किट बन गया। इसमें का वोल्टेज कितना हो गया, मान लो V1, इसका वोल्टेज कितना हो गया V2, इसका वोल्टेज कितना हो गया V3। तो जो टोटल वोल्टेज होगा किसी भी लूप में वो क्या रहेगा, ऑलवेज जीरो। इसके लिए हम लोग इक्वेशन कैसे लिखते हैं, करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट को हम लोग एक साइड से अगर घूमना चालू करें तो जो साइन पहले पड़ेगा उसको हम लोग पहले लिखेंगे। जैसे यहाँ से मैं ऐसे राउंड मारते हुए ऐसे आया तो यहाँ मेरे को पहले क्या मिला, माइनस। ठीक है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस और ये माइनस, तो पहले क्या मिला, माइनस E। ठीक, फिर मैं आगे बढ़ा, यहाँ पे मेरे को क्या मिला, प्लस V1, फिर आगे बढ़ा क्या मिला, प्लस V2, फिर आगे बढ़ा क्या मिला, प्लस V3 इज इक्वल टू 0। तो टोटल एल्जेब्रिक सम होगा किसी भी क्लोज सर्किट का, क्या होगा, 0। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, E इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी सप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप। जो V1 V2 और V3 है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वोल्टेज ड्रॉप बोल रहे हैं। ड्रॉप का मतलब क्या होता है, मान लो ये एक पॉइंट है और यहाँ एक सोर्स लगा है V1, इधर माइनस इधर प्लस, ये है A और ये है B। जब मैं A से B तक जा रहा हूँ तो मेरा जो वोल्टेज है वो कितना बढ़ गया, V1। कितना बढ़ गया, V1। ये देखो उसी डायरेक्शन में है, ये वोल्टेज कितना बढ़ा, V1। इसी में अगर ये केस है, ठीक, A से B, फिर सेम केस A से B तक जाने में मान लो इसका वोल्टेज V2 है, तो मेरा वोल्टेज कितना कम हो गया, V2 ड्रॉप। यहाँ पर क्या हो रहा था, वोल्टेज बढ़ रहा था। डायरेक्शन को ध्यान दो। ठीक है, इधर से आया, फिर मेरे को क्या मिला, उसी और प्लस मिला, तो क्या हुआ, वोल्टेज बढ़ गया। इसमें देखो क्या हुआ, इधर से आया, मेरे को क्या मिला, माइनस। ये अपोज कर रहा है मेरे को, मैं इधर जा रहा हूँ और ये क्या कर रहा है, इधर कर रहा है, तो ये अपोज कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ड्रॉप। ठीक है, समझ में आया। अभी हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें हम लोग ये सब कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। ठीक, अब जो KVL है वो क्या करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर काम करता है। ठीक, हम लोग पहले भी देखे हैं कि वोल्टेज का जो यूनिट है वो एनर्जी के यूनिट के बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो KVL है वो किस पे डिपेंड करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है। ठीक, इन दोनों फॉर्मूला को आप लोग याद कर ले, अभी बहुत काम आने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का है वो है सेल। सेल को हम लोग और क्या बोलते हैं, बैटरी। अब हम लोग DC सर्किट पढ़ रहे हैं। DC सर्किट में क्या कर रहा हूँ, मैं एक वोल्टेज सोर्स बना रहा हूँ। ठीक, ये जो वोल्टेज सोर्स है वही है क्या, सेल या फिर बैटरी। क्योंकि हम लोगों को DC कहाँ से मिलेगा, सेल से मिलेगा या बैटरी से मिलेगा। DC जनरेटर से भी मिल सकता है, लेकिन हम लोग जो जनरली DC सर्किट में यूज़ करते हैं क्या करते हैं, कोई बैटरी यूज़ करते हैं या सेल यूज़ करते हैं। अब हम लोग
अभी देखे थे कि इसका ईएमएफ होता है और एक इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है। ठीक, ये हो गया एक सेल का वोल्टेज और एक सेल का रेजिस्टेंस। अगर हम लोग ऐसे ही बहुत सारे सेल को सीरीज में कनेक्ट कर दें तो क्या होगा? इस तरह से क्या करें, सीरीज में हम लोग बहुत सारे सेल को कनेक्ट कर दें तो हम लोगों को क्या मिलेगा? अगर एक एक ठो का वोल्टेज ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस है सबका आर, ठीक, तो हम लोगों को क्या मिलेगा? टोटल जो वोल्टेज है वो कितना मिल जाएगा? एन ई। टोटल वोल्टेज कितना मिलेगा? एन ई। और टोटल रेजिस्टेंस हम लोगों को कितना मिलेगा? देखो सब सीरीज में है तो कितना हो जाएगा? एन इंटू आर। ठीक है, आर को एन बार जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? एन इंटू आर। सिंपल है, समझ में आ गया? इसी में यदि हम लोग इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, यानी बहुत सारे ई को मैं क्या कर रहा हूँ? पैरेलल में कनेक्ट कर रहा हूँ, तब क्या होगा? तब क्या होगा? ई ई ई और ई सबके साथ एक एक ठो इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो जो टोटल वोल्टेज मिलेगा वो कितना मिलेगा बताओ? टोटल वोल्टेज कितना मिलेगा? ई ही मिलेगा। ठीक, लेकिन जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना मिलेगा? आर डिवाइडेड बाई एन। यहाँ पर ध्यान देना। ठीक, क्या मिला हम लोगों को? टोटल रेजिस्टेंस आर बाई एन। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि अगर हम लोग एन नंबर ऑफ रजिस्टर, ठीक, एन ठो रजिस्टर है, सबका वैल्यू अगर कितना है? आर, सबको हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। समझ में आ गया क्वेश्चन? एन ठो रजिस्टर है, एन का मतलब 10, 20, 30, 50, 100 कोई भी नंबर। ठीक है, मान लो एन बराबर 50 ठो। 50 ठो रजिस्टर है, 50 रजिस्टर को अगर हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर दें और क्वेश्चन पूछे कि टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो कितना आएगा? रेजिस्टेंस जितना भी एक का है वैल्यू डिवाइडेड बाई एन। अगर 50 है तो आर बटे 50। ठीक है, समझ में आया? कितना आएगा? आर बटे 50। यानी सेम वैल्यू के रजिस्टर को जब हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते जाते हैं तो उसका वैल्यू कितना आता है? डिवाइडेड बाई जितना भी पैरेलल में कनेक्ट किए। 10 ठो कनेक्ट किए तो आर बटे 10, 20 ठो कनेक्ट किए तो आर बटे 20, 50 ठो कनेक्ट किए तो आर बटे 50 एंड सो ऑन। ठीक, समझ में आया? इसी में दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आता है कि यदि एन नंबर ऑफ रजिस्टर को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, 10 ठो, 20 ठो, 50 ठो जितना भी रजिस्टर है उसको हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, तो जो स्मॉलेस्ट रजिस्टर होगा पूरा, किसका? पूरे कॉम्बिनेशन का जो स्मॉलेस्ट रजिस्टर होगा, टोटल जो रेजिस्टेंस निकलेगा पैरेलल का वो उस स्मॉलेस्ट से क्या रहेगा? कम रहेगा। इसको ध्यान रखना। टोटल रेजिस्टेंस जो निकलता है वो स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस से क्या रहता है? कम रहता है। मान लो ये एक जो आ रहा है वो 1 ओम का है, बाकी 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन करके 50 हम लोग कनेक्ट किए हैं और 50वें का वैल्यू कितना है? 50। अगर इन सब को हम लोग पैरेलल करेंगे तो जो टोटल आर निकलेगा वो कितना आएगा? लेस देन 1, 1 से कम। समझ में आया? अगर इसमें ऑप्शन दे देता 0.25, 1, 2 और 5 तो हम लोग आंसर किसको लेते? 0.25 को। हालांकि ये सही आंसर नहीं है, लेकिन बिना सॉल्व करे वही आंसर रहेगा जो क्या रहेगा? लीस्ट रेजिस्टेंस से जिसका वैल्यू क्या रहेगा? कम रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? डीसी सर्किट को सॉल्व करने के लिए जितने भी टर्म्स हम लोगों को जानने थे, जितने भी टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ने थे वो हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एमसीक्यू करेंगे जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और उसको सॉल्व जल्दी से जल्दी कैसे करना है इसके बारे में। हर एक एमसीक्यू में हम लोग अलग अलग कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये वाला वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम लोग जितने भी एमसीक्यू सर्किट को सॉल्व करने वाले होंगे उन सबको सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।